गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिर से झारखंड टेट 2022 का बाल विकास का स्पेशल टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 17। तो ये टेस्ट जो होगा स्टूडेंट, ये संध्या 7 बजे और अभी संध्या के 7 बजे हैं और आपके लिए ये टेस्ट नंबर 17 आया है। तो चलिए देर ना करते हुए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो स्पेशल आप लोग का टेस्ट सीरीज चल रहा है ये जेटेट 2022 का है और ये है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र टेस्ट नंबर 17। तो चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है। तो चलिए ऑप्शन है आपका प्रशंसा, एक बिस्किट, बहुत अच्छा कहना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है। तो बताइए, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं कि निम्नलिखित में बोल रहा है क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है। तो प्राथमिक जो पुनर्बलक के रूप में उपयोग हो सकता है, तो प्राथमिक तो सबसे पहले पुनर्बलन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पुनर्बलन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक, याद रखिएगा, एक होता है धनात्मक पुनर्बलन और एक होता है आपका नकारात्मक पुनर्बलन। तो धनात्मक पुनर्बलन को ही प्राथमिक पुनर्बलन कहते हैं, याद रखिएगा। प्राथमिक पुनर्बलन को हम लोग धनात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। अब है कि प्राथमिक पुनर्बलक में आता क्या क्या है, देखिए। तो भोजन, पानी, बिस्किट। तो देखिए, तो यहाँ आपका प्रशंसा, तो प्रशंसा आपका होगा नहीं। बिस्किट दिया हुआ है तो भोजन, पानी, तो भोजन में कोई भी रहेगा। अगर यहाँ बिस्किट दिया हुआ है तो देखिए इसका आंसर यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, प्रशंसा तो होगा नहीं। बिस्किट दिया यानी भोजन और पानी, यानी भोजन में ये बिस्किट आपका आ गया। बहुत अच्छा खाना ये होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका उत्तर होगा आपका 1 का बी नंबर। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। इसके फोल्डिंग की संकल्पना दी गई है, तो बताइए इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है। तो चलिए पहले ऑप्शन बताते हैं। पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक द्वारा, दूसरा है पावलोव द्वारा, तीसरा है वाइगॉत्स्की द्वारा, चौथा है आपका बीएफ स्किनर द्वारा। तो बताइए कि इसके फोल्डिंग वर्ड की संकल्पना किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, ये बताइए। तो चलिए देर ना करते हुए बताते हैं। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है पहले सहारा देना, याद रखिएगा। इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, सहारा देना, या आपको कहीं कहीं मिलेगा पाड़ या ढांचा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका उत्तर क्या होगा, पाड़ या ढांचा, याद रखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब चलिए बताते हैं कि इसके फोल्डिंग की संकल्पना दी गई, यानी इसके फोल्डिंग वर्ड की संकल्पना किस। तो थॉर्नडाइक ने आपका दिया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक ने दिया। पावलोव ने आपका दिया सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव ने। वाइगॉत्स्की भाई साहब ने इसके फोल्डिंग की संकल्पना दी है, याद रखिएगा। इसका उत्तर होगा स्टूडेंट वाइगॉत्स्की। और वाइगॉत्स्की ने सिर्फ आपका वाइगॉत्स्की ने इसके फोल्डिंग की बात नहीं की, सामाजिक संस्कृति का भी सिद्धांत दिया है। और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का ही एक भाग है आपका इसके फोल्डिंग, याद रखिएगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का ही एक भाग है आपका इसके फोल्डिंग, याद रखिएगा। जेडपीडी का भी सिद्धांत आपका ले वाइगॉत्स्की ने दिया। समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत ले वाइगॉत्स्की ने दिया। निकट विकास का क्षेत्र का सिद्धांत आपका ले वाइगॉत्स्की ने दिया है। कोई भी बच्चा किसी समस्या का समाधान करने में असमर्थ होता है तथा समस्या समाधान के लिए किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन की सहायता लेता है, यही पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं। समझिएगा, फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं कि इसके फोल्डिंग कहते हैं कि इसको ध्यान से सुनिएगा। तो आपको समझ में आ गया कि इसके फोल्डिंग जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग है, याद रखिएगा। और इसके फोल्डिंग कहते हैं किसको है, देखिए। जब कोई बच्चा किसी समस्या का समाधान करने में असमर्थ होता है तथा समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क व्यक्ति के मार्गदर्शन की सहायता लेता है, तो पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं। इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के लिए प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा मनोविज्ञान एवं शिक्षण के लिए प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। पहला ऑप्शन है सकारात्मक मनोविज्ञान, दूसरा आपका औद्योगिक मनोविज्ञान, तीसरा आपका संगठनात्मक मनोविज्ञान, चौथा है शिक्षा मनोविज्ञान। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा।
तो चलिए बताते हैं कि किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। तो चलिए, पहला है सकारात्मक मनोविज्ञान, नहीं बिल्कुल नहीं है। दूसरा औद्योगिक, औद्योगिक तो होगा नहीं। तीसरा आपका संगठनात्मक, ये भी नहीं होगा। चौथा आपका शिक्षा मनोविज्ञान, यही आपका होगा स्टूडेंट, जिसका शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन से मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के, देखिए मनोविज्ञान तो टैग वर्ड याद रखिएगा। और यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र यानी पढ़ाई से रिलेटेड है। तो शिक्षण से देखिए यहाँ क्या है, शिक्षा, ये देखिएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जो होता है मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु है। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की शाखा भी कहा, याद रखिएगा। स्किनर भाई साहब जो थे, स्किनर यानी पूरा नाम इनका क्या था, बीएफ स्किनर। तो बीएफ स्किनर ने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के मानसिक, शारीरिक और नैतिक क्षमताओं को निर्धारित करके उसके अनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाता है। तो याद रखिएगा, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। तो बताइए, ऑटिज्म की जो सर्वप्रथम व्याख्या की थी वो किस मनोवैज्ञानिक ने की थी। तो आपको ये बताना, ऑप्शन आपके सामने है, केनर, डाउन, स्किनर, सिगमंड फ्राइड। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका। ऑटिज्म की सर्वप्रथम जो व्याख्या की थी वो हमारे केनर भाई साहब ने किया था, याद रखिएगा। इनका पूरा नाम जो था केनर लियो, याद रखिएगा, केनर। देखिए इनका पूरा नाम क्या है स्टूडेंट, आपका केनर लियो, याद रखिएगा, केनर लियो, याद रखिएगा। इनका पूरा नाम क्या था, केनर लियो। ने कब दिया था ऑटिज्म की व्याख्या, तो 1943 ईस्वी में दिया था, याद रखिएगा। हालांकि हैंस एस्पर्जर ने सर्वप्रथम 1938 में ऑटिज्म का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ प्रथम व्याख्या किसने किया था, केनर लियो ने किया था। ऑटिज्म है क्या, ये बताते हैं। ऑटिज्म एक मस्तिष्क विकार है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सामाजिक विकृतियां, संवाद में परेशानी यानी बोलने में परेशानी, व्यवहार में दोहराव तथा व्यवहार का स्टीरियोटाइप पैटर्न द्वारा पहचाने वाले तंत्रिका विकास संबंधी जटिल विकार होता है। यही है आपका ऑटिज्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन। डिस्ग्राफिया एक प्रकार है। बताइए, चलन अक्षमता, दृष्टि दोष, मानसिक मंदता, अधिगम अक्षमता। बताइए डिसलेक्स, आपका डिसलेक्सिया नहीं, डिस्ग्राफिया। तो बताइए डिस्ग्राफिया क्या है, बताइए। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं डिस्ग्राफिया क्या होता है। डिस्ग्राफिया क्या होता है, चलन अक्षमता बिल्कुल गलत है, दृष्टि दोष बिल्कुल गलत है, मानसिक मंदता बिल्कुल है, अधिगम अक्षमता। और अधिगम अक्षमता में डिस्ग्राफिया क्या होता है, लिखने में प्रॉब्लम होता है, याद रखिएगा। लिखने में जो प्रॉब्लम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिस्ग्राफिया। यानी डिस्ग्राफिया ऐसी अधिगम अक्षमता होती है जिसमें बालक लिखने में असमर्थ होता है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बालकों में लिखने संबंधी अशक्तता पाई जाती है। इसमें बच्चा ठीक से नहीं लिख पाता या लिखावट ठीक से नहीं हो पाती। अतः यह बालक के लेखन कौशल, हस्तलेखन, स्पेलिंग, श्रुति लेख इत्यादि को प्रभावित करती है। बच्चों में डिस्ग्राफिया बालक के हाथ या उसके उंगलियों में गड़बड़ी के कारण होती है। या तो उंगली में गड़बड़ी होता है, इसीलिए बच्चे को लिखने में जो प्रॉब्लम होता है उसी को हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं। और डिस्ग्राफिया क्या है स्टूडेंट, अधिगम अक्षमता है। इसलिए इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो बताइए पुनर्बलन की ऐसी कौन सी सूची है जो सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो बताइए, ऑप्शन है आपका चर अनुपात, सतत पुनर्बलन, स्थिर अंतराल, स्थिर अनुपात। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं, पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो चर अनुपात बिल्कुल नहीं, सतत पुनर्बलन बिल्कुल सही है। तो पुनर्बलन की सतत पुनर्बलन अनुसूची क्या है, सबसे ज्यादा प्रभावी है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट की पुनर्बलन की अनुसूची से तात्पर्य होता है एक ऐसे पैटर्न से होता है जिसके अनुसार प्रयोगकर्ता प्रयोज्य में वांछित अनुक्रिया करने के बाद पुनर्बनल देने के लिए विशेष प्रारूप तैयार करता है। पुनर्बलन अनुसूची सामान्य दो प्रकार की, एक होता है सतत पुनर्बलन और एक होता है आंशिक पुनर्बलन। तो सतत पुनर्बलन में प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन होता है, यानी कोई भी कार्य होता है उसके बाद होता है। आंशिक पुनर्बलन में कभी सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है।
तो कभी गलत अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है। इसलिए इसका उत्तर होगा स्थिर तो होगा नहीं, स्थिर अनुपात होगा नहीं, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट कि पुनर्बलन की कौन सी सूची सबसे ज्यादा प्रभावी है, तो सतत पुनर्बलन। अगर पूछता कि पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा यहाँ तो कम प्रभावी है, तो कम अगर दिया जाता तो हम लोग आंशिक पुनर्बलन बोलते, तब हम लोग कौन सा बोलते, आंशिक, याद रखिएगा। अगर यहाँ कम रहता, मान लीजिए यहाँ देखिए यहाँ ज्यादा है, अगर आपको कम रहता, मान लीजिए क्वेश्चन में रहता कम प्रभावी, तो यहाँ बोलते आप आंशिक पुनर्बलन, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, आंशिक पुनर्बलन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली प्लेट माना है? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने बच्चों के मस्तिष्क को खाली प्लेट माना है? तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। ऑप्शन है आपका जॉन लॉक, डार्विन, स्पिनोजा, वाटसन। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं, किसने शिशुओं का मस्तिष्क को खाली प्लेट माना है? तो आपका जॉन लॉक भाई साहब ने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली प्लेट माना है। यानी जॉन लॉक ने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली प्लेट माना था। यह 17वीं शताब्दी के विचारक थे, याद रखिएगा, ये 17वीं शताब्दी के विचारक थे। इनको उदारवाद की आत्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है, उदारवाद का आत्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। उदारवाद का आत्मा किसे कहा जाता है? तो जॉन लॉक को कहा जाता है। हॉब्स के विपरीत जॉन लॉक ने व्यक्ति की विचारशील और बुद्धिमान स्वीकार किया है। लॉक ने माना कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है जो परस्पर सहयोग करता है, प्रेम करता है, दयाभाव और दूसरे के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन गुजारता है। इन्होंने यह भी बताया कि व्यक्ति को प्राप्त प्राकृतिक अधिकार जन्मजात या प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए स्टूडेंट आपको याद रखना है कि शिशुओं के मस्तिष्क को खाली प्लेट किसने कहा? आपका जॉन लॉक भाई साहब ने कहा, यानी इसका उत्तर 1 नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, अगर आपको जरा सा भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट की आपको क्या दिक्कत है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? देखिए नहीं बोल रहा है, यानी निगेटिव क्वेश्चन बोल रहा है। पहला ऑप्शन है मुक्त साचार्य, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है शब्द साचार्य, चौथा है स्वप्न विश्लेषण। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा, नहीं बोल रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, तो बोलता है यहाँ क्वेश्चन था कि कौन सी व्यक्तित्व मापन का मनोविश्लेषणात्मक है? तो मुक्त साचार्य है, शब्द साचार्य है, स्वप्न विश्लेषण है। लेकिन साक्षात्कार जो होता है वो आपका व्यक्तित्व मापन का मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है, यही आपका होगा साक्षात्कार। अब देखिए बताते हैं इसके बारे में कि साक्षात्कार वह साधन है जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित सूचना प्राप्त की जाती है। इसमें प्राप्त की गई सूचनाएं प्रामाणिक होती है तथा अप्रमाणिक भी। साक्षात्कार में यदि अध्ययनकर्ता प्रशिक्षित होता है और उपयुक्त नियंत्रण के साथ दी गई सामग्री एकत्र करता है तो उसमें विश्वसनीय परिणाम होते हैं। इस प्रकार यह व्यक्तित्व मापन का में सहायक है। अगर व्यक्तित्व मापन में ये सहायक है किंतु मनोविश्लेषणात्मक विधि के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर व्यक्तित्व मापन का था, देखिए स्टूडेंट, अगर व्यक्तित्व मापन का था तो आपका साक्षात्कार सही है, लेकिन मनोविश्लेषणात्मक की बात आ गई, इसीलिए आपका उत्तर ये साक्षात्कार नहीं होगा, इसलिए उत्तर इसका होगा बी नंबर। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? तो बताइए, सुल्तान जो था चिंपैंजी का नाम था और कोहलर भाई साहब ने जो आपका प्रयोग किया था वो चिंपैंजी पर किया था। तो चलिए ऑप्शन है आपका अंतर्दृष्टि अधिगम, गुप्त अधिगम, स्थान अधिगम, मॉडलिंग। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसको आप याद कर लीजिएगा कि सुल्तान नाम का जो चिंपांजी था उसको कोहलर भाई साहब ने अनुसंधान किया था और यह किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? तो ये अंतर्दृष्टि अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है, याद रखिएगा। सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम जो है अंतर्दृष्टि अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण को पुष्टि करता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीख सकता है। इसको हम लोग स्टूडेंट क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि को हम लोग सूझ भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सूझ कहते हैं, याद रखिएगा, सूझ। और कोहलर द्वारा ये 1913 से 1918 के बीच कैनरी द्वीप पर सुल्तान नामक वन मानुस का प्रयोग किया था।
अब पूछेगा कि अंतर्दृष्टि अधिगम जो सुल्तान नाम पर जो इन्होंने प्रयोग किया था, कब से कब तक किया था, तो 1913 से लेके 1918 ईस्वी के बीच में किया था, याद रखिएगा। और ये सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया था। इस प्रयोग में इनके द्वारा सुल्तान दो प्रयोग किए गए थे, एक छड़ी समस्या पर प्रयोग और एक बम समस्या पर प्रयोग। यानी कोहलर तथा कोफक्का के अनुसार सीखना धीरे धीरे नहीं बल्कि एकाएक होता है, जो सूझ द्वारा होता है, इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होती। यानी कोहलर ने कहा कि सीखता लोग धीरे धीरे नहीं, एकाएक सीखता है, तो इसीलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 1 नंबर। चलते हैं 10 नंबर। अल्बर्ट बंडूरा, देखिए क्वेश्चन है अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं, तो बताइए अल्बर्ट बंडूरा भाई साहब किसके लिए जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, तीसरा है संवेगात्मक विकास सिद्धांत, चौथा आपका नैतिक विकास सिद्धांत। तो बताइए उत्तर इसका क्या होगा। तो चलिए अल्बर्ट बंडूरा भाई साहब जो है वो आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, यानी इसका उत्तर होगा A नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार परिवेशीय दशाएं व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है। इनका मानना है कि व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक की बात होती है, संज्ञानात्मक की बात होती है, प्रक्षेपण कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवेश हमारे व्यवहार का नियमन करता है। इस सिद्धांत को बंडूरा और बाल्टर्स ने 1963 में, याद रखिएगा। अब पूछेगा कि अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को कब प्रतिपादित किया था, 1963 में। और कौन सा बुक में, तो सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, याद रखिएगा। कौन सा बुक में, सोशल, अगर आपको बुक का नाम पूछेगा याद रखिएगा, लर्निंग सोशल लर्निंग एंड, याद रखिएगा, पर्सनैलिटी, PERSONALITY, पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट, याद रखिएगा, डेवलपमेंट DEVLOPMENT, डेवलपमेंट, याद रखिएगा। और अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए, इसका उत्तर 1 नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड यानी सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है, यानी सिगमंड फ्रायड की कौन सी नहीं है। तो चलिए, मुखावस्था है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है कि गुप्तावस्था है कि गुदावस्था है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा, यानी कौन सा सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। तो चलिए कौन कौन है पहले ये बताते हैं। तो मुखावस्था बिल्कुल है, पूर्व संक्रियात्मक नहीं है क्योंकि ये जीन प्याजे का है, याद रखिएगा। ये क्या है, पूर्व संक्रियात्मक स्टूडेंट किसका है, जीन प्याजे भाई साहब का है। और पूर्व संक्रियात्मक कब से होता है स्टूडेंट, 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष। गुप्तावस्था है गुदावस्था, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट B नंबर, क्योंकि नहीं बोल रहा है इसलिए इसका उत्तर होगा B नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 12 नंबर। एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है। बच्चे को यह ज्ञान नहीं होता कि सूरज उदास है, वो कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, तो इसका उत्तर क्या होगा। बच्चे को, यानी बच्चा ये पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। पहला आपका आत्म केंद्रन, दूसरा है एनिमिज्म, तीसरा आदर्शवाद, चौथा है प्रकृतिवाद। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन में किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है। तो यह जो कर रहा है स्टूडेंट, यह आत्म केंद्रन कर रहा है, बिल्कुल गलत है, एनिमिज्म कर रहा है। अब देखिए, एक बच्चा कहता है कि, ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्या कहता है कि एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की एनिज्म की सीमा की ओर संकेत कर रहा है। पूर्व संक्रियात्मक जो होता है स्टूडेंट, ये होता है आपका 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष की अवस्था को हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था के अंत में बालकों में कुछ सामाजिक विकास उन्नत हो जाता है। इस अवस्था में वह नई सूचनाएं एवं अनुभवों का संग्रह करता है। इसमें नकल करने की प्रवृत्ति बच्चों में आ जाती है। तार्किक कल्पनात्मक खेल तथा अनौपचारिक तार्किकता का विकास भी होता है। तो इसको आपको याद रखना होगा कि एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, ये पूर्व संक्रियात्मक की किस सीमा की ओर संकेत कर रही है, एनिमिज्म को संकेत कर रही है, याद रखिएगा। आदर्शवाद होगा नहीं, प्रकृतिवाद होगा नहीं, आत्मकेंद्रन होगा नहीं, इसका उत्तर B नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्रूफेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता उसके भाई बहन आदि उदाहरण है। तो बताइए
ब्रूफेन बेनर मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है पारिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता उसके भाई बहन आदि उदाहरण है। तो चलिए ऑप्शन है आपके सामने, सूक्ष्म तंत्र के द्वारा, बाह्य तंत्र के द्वारा, बृहद तंत्र के द्वारा, समय तंत्र के द्वारा। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा, ये सब आपको याद रखना होगा। तो चलिए इसका स्टूडेंट आपको हम बता देते हैं कि इसका उत्तर आपका होगा सूक्ष्म तंत्र, ये सब याद कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है। पहला ऑप्शन है आपका पीईसीएस, दूसरा है ब्रेल, तीसरा है टेलर फ्रेम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको बताते हैं कि देखिए तो पीईसीएस देखिए तो कौन सी स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है, तो ये स्टूडेंट आपका होगा पीईसीएस। अब पीईसीएस क्या होता है देखिए आपको बताते हैं। पी से होता है पिक्चर, समझिएगा, पी से क्या होता है पिक्चर, याद रखिएगा, पी से क्या हुआ पिक्चर। उसके बाद देखिए ई से क्या हुआ एक्सचेंज, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है। पी से हो गया पिक्चर, ई से हो गया एक्सचेंज, सी से हो गया आपका कम्युनिकेशन, सी से हो गया कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, और आपका एस से क्या हो गया सिस्टम, याद रखिए एस से क्या हो गया सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। अब चलिए तो हमने बताया कि कौन सी स्वनिलता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है, तो ये इसका स्टूडेंट आंसर होगा पीईसीएस। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल बताते हैं आपको कि पीएससीएस को हम लोग हिंदी में अगर कहा जाए तो हम लोग क्या पढ़े कि चित्र, इसको हिंदी में कहेंगे चित्र आदान प्रदान संचार पद्धति। इसमें क्या होता है स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है। इस विधि में संचार सिखाने के लिए चित्रों के माध्यम से चिन्ह या कार्ड प्रयोग किए जाते हैं। ऑटिज्म जिसको हम लोग स्वलीनता तांत्रिका संबंधी विकलांगता है जो दिमाग के सामान्य विकास में बाधा पहुंचाती है। इससे संचार, सामाजिक अंतःक्रिया, संज्ञान और व्यवहार पर असर पड़ता है। इस विधि का उपयोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले बच्चे तथा संचार हानि वाले बच्चों पर किया जाता है। याद रखिएगा ब्रेल नहीं होगा, टेलर फ्रेम नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। चलते स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने कहा। बताइए एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को सिगमंड फ्रायड भाई साहब ने क्या कहा है, तो ये आपको बताना है। पहला है इलेक्ट्रा ग्रंथि, दूसरा ऑडिपस ग्रंथि, तीसरा नैतिक द्वंद, चौथा मौखिक ग्रंथि। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं। एक बालिका उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने कहा है इलेक्ट्रा ग्रंथि, याद रखिएगा। अब देखिए फ्रायड एक कौन थे मनोविश्लेषणात्मक, याद रखिएगा फ्रायड कौन थे आपका सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक, याद रखिएगा मनोविश्लेषक थे, मनोविश्लेषक थे, यानी मनोविश्लेषणात्मक के जनक कौन है सिगमंड फ्रायड। इन्होंने व्यक्तित्व को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने जीजीविका तथा मुमूर्षा को मानव व्यवहार के निर्धारक का मूल तत्व माना। फ्रायड ने बताया कि व्यक्ति की मानसिक शक्ति काम से उत्पन्न होती है। व्यक्तित्व की गत्यात्मता मतलब इसी काम को संतुष्टि आवश्यकता से शासित होती है। तो आपको सीधे बात याद रखना है कि एक बालिका को उसके पिता के प्रति आकर्षण को सिगमंड फ्रायड भाई साहब ने क्या कहा इलेक्ट्रा ग्रंथि, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद का तात्पर्य है कि एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावनाओं को बढ़ाने वाले संकेतों से एक है। तो बताइए पहला ऑप्शन है आपका मस्तिष्क उद्दीलन, दूसरा है प्रॉम्प्ट, तीसरा है सलाह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावनाओं को बढ़ाने वाले संकेतों में से है। तो पहला मस्तिष्क उद्दीलक बिल्कुल गलत है, प्रॉम्प्ट बिल्कुल सही बात है। अब देखिए प्रॉम्प्ट क्या होता है ये हम समझाते हैं आपको कि प्रॉम्प्ट का तात्पर्य है कि एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावनाओं को बढ़ाने वाले संकेतों से है। याद रखिएगा सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेत को ही हम लोग प्रॉम्प्ट कहते हैं। इन संकेतों के रूप में शिक्षकों द्वारा बच्चों को फ्लैश कार्ड, चित्र या अन्य दृश्य अथवा दृश्य व संचार संसाधनों आदि को उपलब्ध कराया जाता है। इससे बच्चे सही अर्थ को समझते हैं तथा सही उत्तर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इस प्रकार सही उत्तर तक पहुंचाने हेतु विद्यार्थी के लिए किसी भी अन्य उपायों को अपनाया जा सकता है। इसमें प्रोत्साहन जैसे मानकों का भी सहारा लिया जा सकता है। यही है आपका प्रॉम्प्ट, याद रखिएगा। तो प्रॉम्प्ट स्टूडेंट क्या आपका
प्रॉम्प्ट है कि एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावनाओं को बढ़ाने वाले संकेत को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 17, मॉडलिंग आधारित, यानी मॉडलिंग क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत के अनुबंधन सिद्धांत पर, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत पर। तो बताइए स्टूडेंट, आपका मॉडलिंग क्या होगा? तो चलिए बताते हैं। मॉडलिंग आधारित है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत नहीं, आपका पावलोव ने कहा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये भी मॉडलिंग नहीं है, ये बीएफ स्किनर भाई साहब का। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, यही आपका होगा। मॉडलिंग जो स्टूडेंट सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति के ज्ञान अर्जन के कुछ हिस्सों का सीधा संबंध सामाजिक अंतःक्रियाओं, अनुभवों तथा मीडिया प्रभावों के संदर्भ में दूसरे को देखने से पाया जाता है। इसमें मॉडलिंग एक पारस्परिक नकल हो सकती है। इसमें प्रभावी मॉडलिंग विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए सामान्य नियम एवं रणनीति सिखाता है। अल्बर्ट बंडूरा और उनके सहयोगियों ने बोबो गुड़िया का उपयोग कर कई प्रयोग का निर्माण किया था। तो आपको याद रखना है, सीधा याद रखना है कि मॉडलिंग आधारित किससे है? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर, यानी इसका उत्तर सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शैपिंग की संकल्पना दी गई है। तो शैपिंग की संकल्पना दी गई, आपके सामने है 4 उत्तर। पहला ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक द्वारा, दूसरा है पावलोव द्वारा, तीसरा बीएफ स्किनर द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए शैपिंग की संकल्पना किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, शैपिंग की संकल्पना थॉर्नडाइक ने दी है, बिल्कुल आपका गलत है, ये नहीं होगा। पावलोव भाई साहब ने दिया, नहीं, आपका स्किनर भाई साहब ने शैपिंग की संकल्पना दी है। शैपिंग एक ऐसी प्रविधि है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर पुनर्बलन के आधार पर लाया जाता है। इस प्रविधि को क्रमिक सन्निकटन की विधि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। स्किनर ने शैपिंग प्रविधि द्वारा चूहों, कबूतरों, मनुष्यों को काफी जटिल कार्य करना सिखाया था। शैपिंग के माध्यम से मनुष्य के साथ शैपिंग विधि में पुनर्बलन का प्रभाव अधिकतर अविवेचित होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 19 नंबर। उससे पहले हम बता दें कि अगर आप जेटेट का स्पेशल नोट्स अगर आप परचेज नहीं किए, देखिए जेटेट का अगर स्टूडेंट आप 2022 के लिए अगर आप स्पेशल नोट्स नहीं खरीदें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस से स्पेशल नोट्स खरीद सकते हैं केवल 500 रुपया में, याद रखिएगा कितना में? 500 रुपया में। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है आत्मसातीकरण, दूसरा है समयंजन, तीसरा अभ्यांतरीकरण, चौथा अनुबंधन। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? यानी बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन करेंगे। चलिए इसका आत्मसातीकरण नहीं था, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना कहते हैं आत्मसातीकरण। समंजन या समायोजन, इसका दूसरा नाम स्टूडेंट होता है समायोजन, याद रखिएगा। समायोजन को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? एकोमोडेशन, याद रखिए एकोमोडेशन, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एकोमोडेशन, याद रखिएगा। तो बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग समंजन कहते हैं या समायोजन कहते हैं। अभ्यंतरीकरण नहीं कहते, अनुबंधन नहीं कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? बताइए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बोल रहा है। चलिए बताइए, बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है। जीन पियाजे भाई साहब, कोहलबर्ग, गिलिगन, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो चलिए बहुत का आंसर गलत भी इसमें आता है स्टूडेंट। चलिए तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया? तो सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत आपका जीन पियाजे भाई साहब ने दिया है। अगर सिर्फ पूछता कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है तो कोहलबर्ग ने दिया है। अगर आपको पूछा है कि सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है तो जीन पियाजे भाई साहब ने दिया है। याद रखिएगा इसको कि जीन पियाजे ने सर्वप्रथम नैतिक विकास का, याद रखिएगा। यहाँ पूछ रहा है सर्वप्रथम नैतिक विकास, तो सर्वप्रथम नैतिक विकास कहेगा तो जीन पियाजे। अगर सिर्फ पूछता कि नैतिक विकास तो हम लोग मारते कोहलबर्ग, याद रखिएगा। चलते स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है
तो अधिगम का यह स्थानांतरण क्या होगा? सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, शून्य होगा, प्राथमिक होगा? बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? यदि पहले सीखा गया कार्य को नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करना है तो अधिगम का हस्तांतरण क्या होगा? चलिए 21 नंबर। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि यदि पहले सीखा गया कार्य को नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करना है तो वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है स्टूडेंट सकारात्मक नहीं, बिल्कुल वो आपका नकारात्मक, क्योंकि यहाँ बाधा बोल रहा है। बाधा ये क्या होता है? निगेटिव वर्ड, और ये नकारात्मक क्या होता है? निगेटिव। इसलिए इसका उत्तर होगा शून्य, तो होगा नहीं, प्राथमिक होगा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन 22 नंबर की ओर जाते हैं। एक 22 नंबर क्वेश्चन है, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलू की उपेक्षा करता है, को पियाजे ने कहा उपेक्षा कर रहा है। और चलिए ऑप्शन है आपका संरक्षण, दूसरा है केंद्रीकरण, तीसरा है क्रमबद्धता, चौथा अनुकूलन। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता कब से कब तक है? पहले ये बताते हैं। 2 से 7 साल को हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलू की उपेक्षा करता है। तो एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलू की जो उपेक्षा करता है वो क्या होता है स्टूडेंट? देखिए संरक्षण होता नहीं, वो केंद्रीकरण कहलाता है, याद रखिएगा। एक पहलू पर ध्यान देना, दूसरे पहलू पर उपेक्षा करना, वो क्या होता है? केंद्रीकरण। क्रमबद्धता होगा नहीं, अनुकूलन होगा नहीं। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, यह तथ्य है कि मछली उड़ नहीं सकती, उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ क्या है? यानी मछली उड़ नहीं सकती, उल्लू तैर नहीं सकता, तो इसका अर्थ क्या है? तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। उपयुक्त पुनर्बलन की कमी, उनके अनुभव की कमी, इन जीवों की सुस्ती, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं। तो बोलता है कि मछली उड़ नहीं सकती, उल्लू तैरना नहीं सीख सकता, तो क्या इसका उपयुक्त पुनर्बलन की कमी? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, पुनर्बलन की बात नहीं होगा। उनके अनुभव की कमी, अनुभव के कारण ऐसा होता नहीं, ये भी नहीं होगा। तीसरा इन जीवों की सुस्ती, ये भी नहीं होगा। अधिगम पर जैविक समस्याओं का प्रभाव होगा, ये इसका उत्तर होगा। यानी तथ्य ये क्या है कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से प्राप्त अनुभव एवं प्रशिक्षण शामिल होता है। बालक जन्म के बाद हमेशा कुछ न कुछ वातावरण से सीखता है। एक बालक को सीखने में उसका पर्यावरण और उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं एक एक सहायक कारक के रूप में योगदान देती है। यानी कहने का मतलब है कि बच्चे आनुवांशिकता और वातावरण से सीखते हैं। अगर किसी के पिताजी अगर शराब पीते हैं तो उसका निश्चित है कि उसका बेटा भी शराब पिएगा। यही आपका आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव है। इसका उत्तर होगा अधिगम पर जैविक सेवाओं का प्रभाव होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो चलिए सेल्डन नाम के जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो चलिए स्टूडेंट बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर है, सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? पहले आपको बताना व्यक्तित्व का प्रकार कौन कौन है। तो याद रखिएगा, एंडोमॉर्फी है, मेसोमॉर्फी है, एक्टोमॉर्फी है, लेकिन एस्थोमॉर्फी नहीं है। अब देखिए कि सेल्डन के अनुसार एस्थोमॉर्फी व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। एंडोमॉर्फी होता है ऐसे व्यक्ति आराम पसंद, भावुक तथा सुख चाहने वाले होते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो आराम करना पसंद करते हैं, भावुक होते हैं और सुख चाहने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोमॉर्फी कहते हैं। याद रखिएगा, पहले की बात बता रहे हैं कि एंडोमॉर्फी किसको कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो आराम पसंद करते हैं, भावुक होते हैं और सुख चाहने वाले व्यक्ति को हम लोग एंडोमॉर्फी कहते हैं। दूसरा आपका स्टूडेंट देखिए, ये था आपका एंडोमॉर्फी, समझिएगा। इसका क्या हो गया? ऐसे व्यक्ति जो आराम पसंद करते हैं, भावुक होते हैं तथा सुख चाहने वाले होते हैं, उसको एंडोमॉर्फी कहते हैं। दूसरा आपका क्या है? मेसोमॉर्फी। इसको क्या कहते हैं? देखिए, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से क्रियाशील, शक्तिशाली, आक्रामक तथा फुर्तीले होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मेसोमॉर्फी। और तीसरा आपका क्या है? एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी क्या होता है? ऐसे व्यक्ति स्वभाव से संवेदनशील, नाजुक, बौद्धिक और पलायनवादी होते हैं। तो याद रखिएगा, ये तीनों आपका होता है व्यक्तित्व का प्रकार होता है। सेल्डन मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये तीनों आपका होता है, लेकिन ये एस्थोमॉर्फी जो होता नहीं होता, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन।
25 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग समूह की योग्यता का विकास होता है। तो चलिए, वर्ग समूह की विशेषता का विकास किसमें होता है? पहला आपका संवेदी गामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था कि वर्ग समूह की योग्यता का विकास कब होता है। तो चलिए बता, सबसे पहले चारों का हम स्टेज बताते हैं। संवेदी गामक जो होता है स्टूडेंट, ये 0 से लेके 2 वर्ष होता है, जिसको हम लोग शैशवावस्था भी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक होता है आपका 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष को पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक क्या होता है? 7 से 11 वर्ष को हम लोग मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं, और औपचारिक या अमूर्त को हम लोग 11 से लेके 15 वर्ष कहते हैं। तो यहाँ बोल रहा है वर्ग समूह, तो वर्ग समूह बच्चा जो करता है स्टूडेंट, संवेदी में करता है? बिल्कुल नहीं। पूर्व संक्रियात्मक में करता नहीं, मूर्त में। यानी 7 साल से 11 वर्ष के दौरान में बच्चा क्या करता है? वर्ग समूह की योग्यता का विकास होता है, और इस अवस्था में यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार तथा अंक आदि स्थिर रहते हैं। इस अवस्था में भी तार्किकता का विकास हो जाता है। वर्ग समूहन की योग्यता का विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से ही प्रारंभ होता है, किंतु अस्थायी रूप में वर्ग समूहन की योग्यता का विकास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही होता है। इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन सा परीक्षण आत्मक अधिगम तत्व का नहीं है? यानी आपको नहीं बताना है। तो चलिए, पहला ऑप्शन है ध्यान, दूसरा है संग्रहण, तीसरा उत्पादन, चौथा तैयारी। तो बताइए कौन सा आपका होगा इसमें उत्तर, कि निम्नांकित में कौन सा निरीक्षक आत्मक अधिगम तत्व नहीं है। तो चलिए, पहले हम लोग बताते हैं कि आत्मक अधिगम तत्व कौन कौन है। तो आत्मक अधिगम तत्व जो है स्टूडेंट आपका ध्यान होता है, संग्रहण होता है, उत्पादन होता है। याद रखिएगा, ये तीनों क्या होता है? आपका आत्मक अधिगम का तत्व होता है। लेकिन तैयारी जो होता है ये आपका आत्मक अधिगम का तत्व नहीं है, ये आपका होता है। इसलिए इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? यानी दृष्टि का मतलब क्या होता है? सामने से अगर कोई चीज हट गया तो ये दिमाग से भी हट गया, तो ये किसकी रचना है? बताइए। ऑप्शन आपका है आरंभिक संवेदी गामक अवस्था, आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक किशोरावस्था, चौथा किशोरावस्था। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए, दृष्टि से हटना, तो ये क्या होता है कि बालक जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, यानी जब बालक का उम्र 0 से लेकर 2 साल होता है, 2 साल होता है, इसमें बच्चा के सामने जब कोई भी चीज रखा रहता है तो बच्चा उसे लेने के लिए जिद करता है, रोता है। लेकिन वही सामान अगर बच्चा सो जाता है और उसके बाद उसको वहां से गायब कर देते हैं, तो बच्चा को फिर दोबारा नींद से उठने के बाद उसे वह याद नहीं रहता है। तो यही आपका क्वेश्चन है कि दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना, यानी अगर आंख से ओझल हो गया तो फिर उसको याद नहीं आता है। तो ये किस अवस्था में होता है स्टूडेंट? तो ये आरंभिक संवेदी गामक अवस्था, यानी 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में होता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो आपको पता है कि 2 से 7 साल होता है। आरंभिक किशोरावस्था आपका 12 साल से स्टार्ट होता है, और किशोरावस्था तो आपका 12 से लेके 18 वर्ष होता है। इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट ए नंबर। चलते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, मेयर एवं स्लोवे के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है? यानी दो मनोवैज्ञानिक है, मेयर और स्लोवे, के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है? तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपका समझ, दूसरा है प्रत्यक्षण, तीसरा है प्रबंधन, चौथा है रचना। तो चलिए, यहाँ नहीं बोल रहा, तो कौन कौन है पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए, मेयर और स्लोवे नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार भावनात्मक बुद्धि में संप्रत्यय जो है वो समझ होता है, प्रत्यक्षण होता है, प्रबंधन होता है। लेकिन रचना आपका भावनात्मक बुद्धि का संप्रत्यय में शामिल नहीं है। याद रखिएगा, रचना जो होता है आपका, मेयर और स्लोवे के शब्दों में भावनात्मक बुद्धि वह क्षमता है जिसमें भावनात्मक और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है, और भावनात्मक बुद्धि के द्वारा ही मनोभावों को समझने, भावनाओं को उत्पन्न करने तथा भावनात्मक ज्ञान को समझने में मदद मिलती है। इनके अनुसार भावनात्मक बुद्धि के 4 मुख्य पक्ष या संप्रत्यय क्रमशः भावनाओं को महसूस करना, विवेचना करना, समझना और प्रबंध करना है। याद रखिएगा, इसलिए इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यानी 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? तो चलिए, इसमें बोल रहा है कि कौन सा ब्रूनर की अवस्था नहीं है।
ऑप्शन है आपका एक्रेलिक अवस्था, दूसरा है क्रियात्मक अवस्था, तीसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था, चौथा संकेतात्मक अवस्था। तो बताइए ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो चलिए पहले जानते हैं कि कौन कौन है। तो देखिए कौन नहीं है, तो एक्रेलिक अवस्था नहीं है। तो देखिए यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर पहला हो गया। लेकिन ये देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, तो क्रियात्मक अवस्था है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था है। चलिए स्टूडेंट आज का अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर। वाइगॉत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से, समझिएगा, ले वाइगॉत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा का कहलाती है। चलिए बताइए संभावित विकास स्तर, वास्तविक विकासात्मक स्तर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। यानी वाइगॉत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से, यानी अपने से निपुण व्यक्ति की सहायता से पूरा करता है उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है। तो बताइए। तो चलिए स्टूडेंट्स का बताते हैं, उसे कहते हैं हम लोग संभावित विकास का स्तर कहते हैं। यानी कहने का अनुसार है कि वाइगॉत्स्की के अनुसार कहना है कि एक बच्चा जिन कार्यों को अपने दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा करता है उसकी ऊपरी सीमा संभावित विकास का स्तर कहलाती है। वाइगॉत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। इनमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इन्होंने वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी माना जाता है। और वाइगॉत्स्की ने आपका जेडपीडी का भी सिद्धांत दिया था, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का ही एक भाग है आपका इसके फोल्डिंग, जिसका मतलब होता है सहारा देना, पाड़ या ढांचा होता है, याद रखिएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टेस्ट सीरीज। आपको कैसा लगा ये टेस्ट सीरीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको 30 में कितने अंक प्राप्त हुए आप जरूर बताइएगा। अगर आप अभी तक, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस, आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको जेटेट का, देखिए अगर आपको जेटेट का स्पेशल नोट्स चाहिए तो आप केवल 500 रुपीज़ में जेटेट का स्पेशल नोट्स आप हमारे चैनल टॉनिक क्लासेस से खरीद सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको कोई भी तरह का पीडीएफ अगर चाहिए या आपको नोट्स, स्पेशल नोट्स चाहिए, तो आप इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9939700797। मैं रुपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा कल संध्या 7 बजे अगले टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।